आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमृतेश यादव और वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन भारत के रूप में उन सभी जो कि प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करते हैं, उन जो कि मैं कहूँ कि एशिया के सबसे कम पैसे में काम करने वाला एक ऐसा कर्मचारी, जो मानदेय कर्मी, जो कि पहले 30 रुपये पे अब 50 रुपये प्रतिदिन काम करता है। एक यहीं तक इनका शोषण सीमित नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 11 महीने का काम करने के बाद, वैसे तो 12 महीने तक लोगों को भूख लगती है, लेकिन मानदेय कर्मी एक ऐसा जीव है इस धरती पे जिस पे 11 महीने की भूख लगती है सरकारी रिकॉर्ड में। और उनको 11 महीने काम करने के बाद भी जनवरी का मानदेय उनको नहीं दिया जाता है। मिड डे मील के बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी बातें भी करते हैं कि मिड डे मील बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है, लेकिन क्या कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि मिड डे मील आखिर बना कौन रहा है? और जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो सर पाते हैं कि ये तो रसोइया बना रहे हैं जो बनाते हैं, लेकिन क्या रसोइयों की हालत जैसी हमें दिखाई जाती है या जैसी दिखती है क्या वैसी होती है? क्या वो जो ऊपर से खुश होते हैं क्या वो एक्चुअल में अंदर से भी खुश हैं? इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सर ने, यादव जी ने इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और यहां तक कि इतनी कोशिश करी कि इंस्पायर होकर आपने कम्युनिटी भी क्रिएट कर दी, एक कम्युनिटी ऐसी जो इन्हीं लोगों के लिए काम करे। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि सर यानी कि हमारे यादव जी ऐसी कम्युनिटी बना देंगे जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो रसोइयों की हालत है, रसोइयों को पैसे नहीं मिल पाते, उनकी जितनी सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान ही हो जाता है, बहुत चीज़ें झेलते हैं। तो यही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम यादव जी के पास में आए और अब सुनते हैं रसोइयों की हालात उन्हीं की जुबानी। तो सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि आपकी फील्ड में अभी तक कितना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, कितनी साल का एक्सपीरियंस आपने गेन करा? कलाम जी, अगर अनुभव की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि बादाम खाने से अनुभव बढ़ता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ठोकर लगने से अनुभव व्यक्ति को बढ़ता है। ठोकरें इतनी लग चुकी हैं कि जैसे ही मैंने बेसिक शिक्षा में आने का काम किया तो वहाँ जाकर के 2003 से ही मैंने शिक्षा मित्र के रूप में रहते हुए वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में उन साथियों से का संगठन बना करके, और आज भी मैं अपने संगठन का प्रदेश का मंत्री हूं, और उसके बीच में मैंने 2 अक्टूबर 2018 से रसोइयों का संगठन बना करके राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में, और आज उनके लिए मैं एक युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत थी सर? क्यों आपने इसको स्थापित किया? और भी संगठन हो सकते थे, आप वो भी तो स्थापित कर सकते थे, युवाओं को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सिर्फ रसोइयों को ही क्यों आगे बढ़ाया आपने? देखिए, अपने आसपास जब कोई व्यक्ति शोषित वंचित समाज को देखता है तो वहाँ से ही व्यक्ति प्रारंभ करता है। गांधी जी ने अफ्रीका से स्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर भारत में आए क्योंकि वहाँ पर उनका ही समाज ही इस चीज़ से पीड़ित था। मैं भी उसी चीज़ का एक हिस्सा हूँ, उन्होंने भी जा करके जैसा किया तो वैसा ही मैं कर रहा हूँ। मैं भी शोषित वंचित व्यक्ति हूँ और मेरे साथ रहने वाले रसोइया भी शोषित वंचित व्यक्ति हैं। सर, जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में बताया था कि क्या एक्चुअल में रसोइयों की कंडीशन हो चुकी है इस समय जो आपने फेस करी और आप बहुत आवाज़ उठा रहे हो, तो प्लीज़ हम चाहते हैं वो बताइए कि एक्चुअल में क्या रसोइयों की हालात जैसे आप बयां कर रहे हैं क्या वैसे ही है, या कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गलत हैं जो उसे दिखाते हैं अच्छी तरीके से? देखिए, लोग तो दिखाते हैं, वो सिर्फ अपना एक पर्दा डालने का काम करते हैं। अगर दिखाते तो वो गलत दिखाते हैं। रसोइया एक एशिया का ऐसा कर्मचारी है सबसे कम पैसे पे काम करने के लिए मजबूर है। और दूसरी बात है कि 11 महीने के बाद काम करने के बाद में उसको 10 महीने का पैसा मिलता है काम करने का, और वो भी मात्र 1500 रुपये, जो मजदूरी से भी कम है। मजदूरी से भी कम है। और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये सरकारें, इनको मैं बेईमानी सरकार कह सकता हूँ, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 15 दिसंबर 2020 के आदेश के अनुसार भी इनको न्यूनतम मजदूरी पिछली और वर्तमान मजदूरी देने में वह कतई भी उनके कान पे जूं नहीं रह रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक्चुअल में क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसी? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया 1500, ये तो हम लोग सभी हैरान हो गए कि ये तो मजदूरी से भी बहुत कम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए कलाम जी, ये सवाल है योगी जी से पूछने वाला, ये सवाल है मोदी जी से पूछने वाला। मैं सिर्फ उनसे मांग कर सकता हूँ कि कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के तहत आप इनके लिए इनका पेमेंट दीजिएगा, इनका भुगतान करिएगा।
ये सवाल उनसे करिएगा आप, तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, अगर ऐसा है जैसे कि सर ने हमसे कहा है धाकड़ तरीके से, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन लोगों को भी हम अपने पर्दे पे लेके आएंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे हैं, आप समझते हैं उनसे बेहतर, क्योंकि आप खुद उसी में ही हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है या कहीं ना कहीं वो खुद कर्मचारी भी हैं? देखिए, सरकार मानदेय देने के लिए जिम्मेदार है, तो सरकार मानदेय बढ़ा करके भी देने का ही आप लोग आवाज भी तो नहीं उठा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद बाइक रैली भी निकाली, संयुक्त मोर्चा है उसमें शामिल है, हमारे जो और भी सीनियर सभी संगठन उसमें शामिल हैं। और अभी हम लोगों ने 28 के लिए जिला मुख्यालय पर धरना किया है, और 30 नवंबर को आप भी पहले से आमंत्रित हैं। लखनऊ में हमारा बहुत विशाल धरना होने वाला है, जिसमें सभी रसोइया कर्मी सहित सभी मानदेय कर्मी उसमें शामिल हैं, और जो अपनी पीड़ा के लिए वहाँ पर उस मंच पर जाके बयां करेंगे। और ये चीज़ नई नहीं हो रही, पहले भी हो चुकी है, अन्य सरकारों में हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। और आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आइएगा, मालूम पड़ जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, हमारी वीडियो में देखने वाले अगर व्यूअर्स हैं, लखनऊ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। यस, मोस्ट वेलकम आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो सर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि कहीं ना कहीं बहुत परेशानियां झेल रहे हैं हमारे जो रसोइया हैं, क्योंकि वो खाना इतना अच्छा बनाते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें खरी खोटी सुननी ही पड़ती है लोगों से। तो मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या रसोइयों जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सर आप उस फील्ड से जुड़े हैं तो उसको बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा तो काम है सवाल करना, क्या सच में रसोइया जो है अपनी जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि रसोइया कुछ नमक कभी कभी ज़्यादा कर देते हैं, जिसका दोष फिर रसोइयों पे ही आता है? अगर जब आता है तो फिर कहीं ना कहीं रसोइयों को उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कलाम जी, हमारी और आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, और हम लोगों ने घर पे भी माँ का बना खाना खाया हो, दीदी का बना खाना खाया हुआ, और शायद मैरिड हूँ तो आप पत्नी का बना हुआ खाना खाते हैं, कभी नमक उनसे भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात रही काम कितना अच्छी तरह से करते हैं, तो स्कूल होता है जा करके गर्मियों में 8 से लेकर के 2 बजे तक का, और सर्दियों में है 9 से लेकर के 3 बजे तक का। मेरा रसोइया वहाँ पर जो 9 बजे का स्कूल होता है, तो वो जा करके 1 घंटा पहले आने का काम करता है, यानी 8 बजे के स्कूल में 7 बजे आता है, और वहाँ जा करके जब 2 बजे छुट्टी होती है तो वो 3 बजे जाता है, क्योंकि उनके लिए ताले लगाने का भी काम जो कि नहीं लेना चाहिए वो भी करते हैं, झाड़ू लगाने का काम जो नहीं करना चाहिए वो भी रसोइया काम करके दे रहे हैं। और क्योंकि खाना पहले से तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें 1 घंटा पहले आकर के सब सब्जी काटना पीटना सब की सफाई सुथराई करने का जिम्मेवारी उनका ही है। अच्छा। तो ये कर्तव्य की ये बात कहेंगे तो आप खुद, मैं आपको दिखा दूंगा विद्यालय में जाकर के, मेरे ना होने पर देखिएगा, आप होने पर देखिएगा तो आप पता चल जाएगा कर्तव्य कितना अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप उसका स्वागत है, कल ही आप विद्यालय में आकर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे सर, ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो सर एक कर्मचारी से भी कहीं ज़्यादा हमारा जो रसोइया है, आप कह रहे हैं काम करता है, उसके बाद भी उसे इतनी सैलरी नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि जब कर्मचारी जब डिग्री कॉलेजों में काम करता है वो तो कुछ भी नहीं करता है, शायद आपने उस चीज़ को फेस करा होगा। बिल्कुल। तो क्या सर एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है? देखो साहब, बात यह है कलाम साहब कि डिफरेंस ये है कि व्यवस्था का परिवर्तन करना है। व्यवस्था अगर कामगार के लिए सही उसका न्याय और वाजिब हक दे दे, तो ये देश हमारा आज भी वो सोने की चिड़िया सपनों का देश बनेगा। कामगार का जहाँ पर श्रम का चोरी होता है, श्रम की चोरी कहते हैं, श्रम की बेईमानी कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में श्रम की बेईमानी होती है, वैसे हमारी सरकारें भी श्रम की बेईमानी करने लगी, जिसकी वजह से ही रसोइयों की ऐसी हालत हो गई है। बिल्कुल, किसी भी मानदेय कर्मी की हालत की जिम्मेदार यही व्यवस्था है। हालत का मतलब आप जैसे कि किसको देते हैं, पैसे से रिलेटेड हालत या कहीं ना कहीं उनके काम से रिलेटेड हालत? कि काम अगर ज्यादा डाल दिया उनके ऊपर तब हालत उनकी डाउन है। देखिए, एक तो होगी श्रम की चोरी जी, दूसरी बात होगी सामाजिक उत्पीड़न की चोरी। समाज भी हमारा वैसे उत्पीड़न करता है। देखिए सर, इसी को बताएं। देखिए, 1 गिलास पानी पिलाने वाला, जब डिग्री कॉलेज का उदाहरण दे रहे थे कि 1 गिलास पानी पिलाने वाले में कोई फेंटवट कोई समाज के व्यक्ति उसका स्वाद लेने नहीं आएगा, लेकिन रसोई का बना हुआ खाना बनाने के लिए वह समिति भी चेक कर सकती है, विद्यालय का कोई गार्जियंस भी चेक कर सकता है, आप भी चेक कर सकते हैं, कोई अधिकारी भी चेक कर सकता है, शिक्षक भी चेक कर सकता है। उस नमक को ऊपर नीचे बताने का सबको अधिकार है, लेकिन उस 40,000 रुपये पानी पिलाने वाले को बताने का उसमें कमी निकालने वाले का अधिकार किसी को नहीं है। मैं उनकी भी बात कहना चाहूँगा। फिर दूसरी बात है कि किसी भी नेता के काम में इफेंट वट निकालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, रोड पड़ाने वाले ठेकेदार के काम में कोई इफेंट वट करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी के खाने में नमक भी ऊपर नीचे हो जाए, यानी चम्मच का भी माइक्रो भाग, तो उसके लिए बताने के सबको तैयार है। ये एक्चुअल में सोसाइटी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं
और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसी हालत है तो हम सभी लोगों को, रसोइयों के लिए, जो हम लोगों के लिए मिड डे मील तो बना रहे हैं, बड़े शौक से हम तो खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेंट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कंप्लेंट नहीं करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, स्टूडेंट भी, टीचर भी, कि इसमें नमक नहीं आया जैसा कि अभी आपने बताया, और धान है तो भी कंप्लेंट कर दी जाती है। तो ऐसी भी फिर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर रसोइयों, फिर ऐसा करते ही क्यों, जिसकी वजह से कोई उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए? क्वेश्चन कोई ऐसा रेयर केस होता है, मैं एक उदाहरण के तौर से बता रहा था आपके लिए, वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो लोगों ने 20-20, 15-15 साल का अनुभव ले चुके हैं और घर पे भी वो 3 टाइम बनाने का काम करते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाई चांस निकल भी जाता है तो समाज का कहीं ना कहीं एक उत्पीड़न कहा जा सकता है कि हो सकता है आप नमक कम खाते हो, मैं ज़्यादा खाता हूँ, ये उससे भी कम खाते हो, तो इस तरह की विचारधारा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हो। एक मानक होता है कि शादी में सब किसी को नमक जैसा नहीं परोसा जा सकता है। तो आप किस विजन को लेकर चले हैं सर? एक्चुअली रसोइयों की किन हालत पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे सर? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और उनको राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय। सामाजिक न्याय में क्या आप न्याय मांगना चाहते हैं? सामाजिक न्याय में जैसे इसमें बात रखी जाए तो 99% महिलाएं हैं और महिलाओं का बेहद तबका हमारे मिड डे मील में काम करता है, जो कि शिक्षा से दूर रहा है। आप एक मज़ेदार बात सुनेंगे तो इतना सा है कि जिस मंदिर में इनको बच्चों को पढ़ने के बाद में वो SDM, DM, IAS, PCS बन सकते हैं, लेकिन उन रसोइयों को अभी भी एक साक्षर बनाने का उन्हीं मंदिरों ने काम नहीं किया है। सबसे पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि वहीं बराबर में स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों का हो रहा है, लेकिन मेरे रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो रहा है। तीसरी बात है कि वहाँ जा कर के वहीं महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मिल रहा है, मेरे रसोइयों को प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा है। वहीं माताओं के जो और भी अवकाश होते हैं, मातृत्व अवकाश होती है, चाइल्ड केयर लीव होते हैं, वो उन लोगों को तो मिल रहा है जो एक अच्छा खासा वेतन ले रहे हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, मैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महिलाएं हैं, इनके साथ में सामाजिक न्याय होना चाहिए। और फाइनेंशियली न्याय की जो आप बात कर रहे हैं वो क्या है सर? फाइनेंशियली न्याय मैं आपको बताऊं, आप क्या चाहते हैं? क्या सैलरी लाखों में कर दी जाए, आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस इतना चाहूँगी, भारत की जो हमारी आर्थिक कंडीशन है, जिस तरह से अन्य राज्यों में दी जा रही है, ये केवल भारत के अंदर में MDM नहीं बनना है, अन्य देशों में भी MDM बनना है। अन्य देशों में MDM बनना है, वहाँ पर की बात की जाए। दूसरा यह है कि कोर्ट ने जो न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश दिया है उसको इस समय लागू कर दिया जाए। वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 15 वजह से आप सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, वही हमारी मांग है। अगर वो मांग पूरी हो जाती है तब उसके बाद में क्या फाइनेंशियली उसमें बेनिफिट मिलेंगे आपको? देखिए, उसको अगर मांग को पूरा किया जा सकता है तो जो रसोइया 2005 से लेकर 2020 तक काम कर रहे हैं, अगर लगभग बात की जाए तो एक रसोइये के हिस्से में 1,15,000 रुपये पड़ेगा। अगर 20 को 1 लाख से गुणा किया तो 20 लाख रुपये एक रसोइया को मिलना चाहिए बकाया। इसमें वर्तमान में तो वो रनिंग में रहेगा ही रहेगा न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से, जब से अभी तक चला आ रहा है। जी हाँ, जब से उन्होंने काम किया, जैसे किसी रसोइया 2005 से लेकर 2020 तक काम किया, 15 साल उसका वर्किंग पीरियड हो गया तो 15 लाख रुपये उसका हो गया। और जिसने पूरे 20 साल काम कर लिया या 18 साल काम कर लिया तो उसको ही गुणांक के हिसाब से उसको पैसा न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से मिलना चाहिए। हो सकता है मेरी गणना ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उन सनों का पैसा डिवाइड करके उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं, हमने एक ऐसे इशू को लेकर आए सर के साथ में कि जो सर एक ऐसे इशू को लेकर चल रहे हैं जो सर जानते नहीं है, बहुत सीरियसली बताऊं मैं, आपने जिस मुहिम पर आगे चल रहे हैं वो मुहिम बहुत अच्छा है। रसोइयों के ऊपर आप जो सवाल, अपनी जो फाइनेंशियली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हक की बात है। और मैं भी इस चीज़ को चाहता हूं कि अगर इस तरीके से उनकी कंडीशन है तो वीडियो में देखने वाले लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि ये आवाज़ सरकार तक पूरी तरीके से बादलों की तरह फटने जैसी साबित हो। धन्यवाद। यही हम चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि हमने सर का एक्चुअल में शुरुआत में इंट्रोडक्शन इसलिए लिया क्योंकि जिस तरीके से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें विचार कहीं ना कहीं निकल के आते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं सर अब कि आप अपने बारे में ज़रूर बताइए ऑडियंस को कि आपका पूरा नाम, क्वालिफिकेशन क्या रही और उसके साथ में आपका सिलसिला है जो आपका बधाइयों से रहा या कहीं और से। मैं सबसे पहले मेरा नाम मृदुलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन भारत से का एक जनपद है उत्तर प्रदेश का, बदायूं से मैं बिलोंग करता हूं। और बदायूं में एक छोटा सा गांव है मेरा बमेड़, जो कि सड़क से भी आज की डेट में जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। और उस समय सिलसिलावार बात की जाए तो मैं कहीं किसी शहजादे के घर में, रायजादे के घर में नहीं पैदा हुआ, मैं भी ठोकरों को खा करके ही यहाँ पर निकल के आया हूँ। और वो सब दर्द मैंने खुद झेला है, वो सब
समाज की छुआछूत को हाँ, छुआछूत को भी देखते हुए। मैंने झेला है कि गांव और शहर के उन पढ़े लिखे लोगों के बारे में। और योग्यता की बात की जाए तो ईश्वर की एक ऐसी कृपा रही कि मुझे संतों का सानिध्य मिलता गया और मैं योग शिक्षक होने के नाते लगातार 2009 से अब तक योग के क्लासों को, आरोग्य को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। यानी कि योगा भी क्लास आप योगा क्लास रहता हूँ और उन लोगों में मुझे बहुत योगा की क्लास लगाने में खुशी होती है कि जो अपनी चिकित्सा से, हमारी चिकित्सा व्यवस्था से दूर रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर सही तरीके से इलाज को नहीं पा पाते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था दी जाए, एक ऐसी उनके लिए नॉलेज दी जाए कि जो बिना दवाई के भी ठीक हो सके। रसोइयों के ऊपर जो आवाज़ उठा रहे हैं आप, इससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है सर? बेनिफिट की बात की जाए तो सब काम कलाम जी बेनिफिट को नहीं हो सकते। अच्छा। जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी ने अगर कोई राजनीति बेनिफिट लिया हो तो आज उनका कोई परिवार का ही व्यक्ति राजनीति में नहीं दिखाई देता, लेकिन उन लोगों की राजनीति में दिखाई देते हैं जिनका उंगली ना भीगी पानी में नाम लिखा कुर्बानी में। ओह माय गॉड, क्या बात है, ग्रेट। ऐसे लोगों के लोग दिखाई देते तो मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाए, हो सकता है मुझे 7 जन्म की जगह 70 जन्म लेने पड़ जाएं, लेकिन ऐसे दबे कुचले लोगों की, जो कि शोषित वंचित पीड़ित परिवार हैं, उनको आवाज़ उठाने के लिए 7 जन्म की जगह 70 जन्म लेने पड़ जाएं, तब भी मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह ही ईश्वर परवरदिगार उन जन्मों को देना और ऐसे लोगों के बीच में देना जिनकी सेवा में करने का मुझे मौका मिले। तो अगर मैं कहूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा पर्सनली सवाल भी ये था कि आपका ये मुहिम कब बंद होगा? अगर मैं कहूँ क्या ये बंद होगा या फिर ये चलता ही रहेगा? जब तक ये शोषित वंचित परिवार का एक भी व्यक्ति रह जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। पूरे भारत में? पूरे भारत में, पूरे विश्व में मैं कहूँगा मुझे सेवा करने का मौका दे परवरदिगार और मैं करूँ। क्या बात है, ग्रेट। जिस तरीके से आप अपने विचारों में बहुत अच्छी तरीके से अडिग हैं और इस तरीके से बेबाकी से आपने आवाज़ अपनी पूरी तरीके से बुलंद करी, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। और यदि वीडियो में देख रहे लोग हैं, अगर चाहते हैं, जो भी अगर हमारे स्टूडेंट हों या फिर हमारे जो ऑडियंस है ना, वो दिल्ली, बम्बई, हर तरफ से जुड़ी हुई है, और इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाया क्योंकि आपका ये जो पॉइंट है अपनी रसोइयों को लेकर, जो कि कभी कोई सोचता ही नहीं है, वो तो बस खाने में मग्न है, बस खाने में मिल जाए बस। अच्छा। तो इसी आशा के साथ में चलते हैं कि जल्दी मुलाकात होगी सर, लेकिन पूरी टीम के साथ में। मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ हिडन क्वेश्चन, जो छुपे हुए क्वेश्चन है, जो ना अभी तक उनसे आपने पूछे, ना अभी तक कोई सामने आया, ऐसा क्वेश्चन निकल के आया उन लोगों के लिए भी। तो मैं चाहता हूं आप सर वो टीम भी अरेंज करिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी सर की टीम के साथ में, पूरे जोश के साथ में। चलते हैं इसी आशा के साथ में, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद और जय भारत।